Hello everyone. Today we will study Wheatstone Bridge, Unit 8, DC Circuits, Applied Physics, Code 102. Wheatstone Bridge जो प्रिंसिपल है, इसका यूज़ हम किसी भी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं. Wheatstone Bridge का जो सर्किट नेटवर्क है वो यहाँ हमने फिगर में डिस्प्ले कर रखा है. Wheatstone Bridge इसमें 4 साइड्स होती हैं, इसकी 4 आर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ में इसमें फिगर में दिख रहा है AB, BC, CD और DA. ये इस ब्रिज की 4 आर्म्स हैं जिसमें हमने 4 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं. ब्रांच AB में रेजिस्टेंस की वैल्यू है P, ब्रांच BC में रेजिस्टेंस की वैल्यू है Q, ब्रांच AD में रेजिस्टेंस की वैल्यू है R और ब्रांच CD में रेजिस्टेंस की वैल्यू है S. तो हमने ये 4 रेजिस्टेंस P, Q, R और S इससे मिला के इस तरीके का ये एक सर्किट नेटवर्क बनाया है. जो नोड पॉइंट B है और नोड पॉइंट D उसके बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, जिसे हमने यहाँ G से इंडिकेट किया है. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को हम G से इंडिकेट कर रहे हैं. यहाँ पर A और C पॉइंट्स के बीच में हमने सेल यूज़ किया है जिसका EMF का वैल्यू कैपिटल E है और एक स्विच की लगाई है जिसे हमने यहाँ पर K से डिनोट किया है. इस सर्किट नेटवर्क में जो 4 रेजिस्टेंस हैं PQRS, इसमें से हमने रेजिस्टेंस S को अननोन रेजिस्टेंस के रूप में लिया है और P और Q सर्टेन नोन रेजिस्टेंसेस हैं और इनकी जो ये आर्म्स हैं AB और BC, इनको हम रेशो आर्म्स भी कहते हैं. और जब ये ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में होता है, ब्रिज पूरी तरह से संतुलित होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि पॉइंट B पे और पॉइंट D पर विभव का मान, पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है पॉइंट B और D पर. तो इसलिए पॉइंट B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है विभवांतर, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है. तो BD ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट का अमाउंट है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ओम्स के लॉ से I = V/R. तो जब V की वैल्यू 0 होगी तो इस ब्रांच में करंट भी 0 हो जाएगा. तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन शो होगा. तो जब ये स्थिति आती है कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होता है, उस स्थिति में हम कहते हैं कि इस ब्रिज की ये चारों ब्रांचेस बैलेंस्ड हैं, ये ब्रिज संतुलन अवस्था में है. और ये कंडीशन कब आती है? जब ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इनके रेशो इसके अकॉर्डिंग होते हैं, P/Q = R/S. यानी कि दो रेजिस्टेंसेस P और Q का जो रेशो है ये इक्वल है दूसरे 2 रेजिस्टेंसेस के रेशो के. जब ये कंडीशन आती है तो इससे हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन अवस्था का नियम या बैलेंसिंग कंडीशन. तो ये जो कंडीशन है ये किस तरह से आई, इसे हमने कैसे डिराइव किया, इसके लिए हमें किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को यूज़ करना पड़ेगा. लास्ट लेक्चर्स में हमने जो लेक्चर हुए थे उसमें हमने किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को डिस्कस किया था. तो यहाँ पर हम किरचॉफ करंट लॉ और वोल्टेज लॉ दोनों का यूज़ करके ये जो संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है, ये बैलेंसिंग कंडीशन, ये कैसे आई, इसे डिराइव करेंगे. तो एक बार हम सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं. यहाँ जो सेल आपने यूज़ किया है उसका EMF E है. सेल से टोटल करंट जो निकल रहा है वो I है. ये करंट I जब A नोड पे पहुँचेगा तो यहाँ पर क्योंकि 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ये जिसमें रेजिस्टेंस P है, दूसरा ब्रांच जिसमें रेजिस्टेंस R है. तो हमने माना सपोज ब्रांच AB जिसमें कि रेजिस्टेंस P है उसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसकी वैल्यू है IT. अब करंट I में से IT करंट इस ब्रांच में चला गया तो जो रिमेनिंग करंट है यानी कि I - IT वो इस ब्रांच AD में जाएगा. ठीक है. फिर ये जो IT करंट है ये रेजिस्टेंस P के थ्रू नोड B पर पहुंचा. अब नोड B से वापस 2 ब्रांचेस निकल रही हैं तो इस करंट IT का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पॉइंट P पे. यहाँ 2 रास्ते हैं. तो जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसमें जो करंट जाएगा वो जाएगा IG, उसे हम IG से इंडिकेट कर रहे हैं. तो IT में से IG करंट तो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में चला गया. तो जो बचा है रिमेनिंग यानी कि IT - IG वो करंट कहाँ जाएगा? BC ब्रांच में से जाएगा रेजिस्टेंस Q के थ्रू. तो रेजिस्टेंस Q के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हो गई IT - IG. ये करंट यहाँ C पॉइंट पे, C नोड पे पहुँचा और गैल्वेनोमीटर से करंट IG जो है इधर D नोड पे पहुंचा और रेजिस्टेंस R के थ्रू I - IT करंट भी D नोड पे पहुंचा. तो D नोड पे टोटल इनकमिंग करंट हो गया इधर से IG और इधर से I - IT. तो यहाँ से ये सारा करंट एडअप होके ये करंट एंटर होगा
इस ब्रांच DC में जिसमें कि S रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस S से फ्लो होने वाला जो टोटल करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I माइनस आई टी और ये प्लस IG। तो टोटल करंट ब्रांच S से इतना फ्लो हो रहा है I माइनस आई टी प्लस IG। अब DC से जो करंट आया DC ब्रांच से और BC ब्रांच से जो करंट आया वो सारा करंट कहाँ कलेक्ट हुआ, नोड C पर। नोड C पे ये सारा इनकमिंग करंट है, तो ये एडअप होके नोड C पे टोटल करंट हमें कितना मिलेगा, ये IT माइनस IG प्लस I माइनस आई टी प्लस IG। तो इसको आप टोटल एडअप करोगे तो बाकी सारी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास टोटल करंट की वैल्यू आएगी I। ठीक है, तो इस लूप इस ब्रिज सर्किट में ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट था इसमें इनकमिंग करंट टोटल I था और आउटगोइंग करंट भी टोटल I है। तो इस तरह से हमने देखा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे दो लूप बन रहे हैं, एक लूप है A B D A B D A, इसे हम कह सकते हैं लूप 1, और दूसरा लूप है हमारा B C D B, इसे हम कह सकते हैं लूप 2। तो यहाँ पर हम इन दोनों लूप्स में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के देखेंगे और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे और उन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व करके हम देखेंगे कि ये रिलेशन हमारा किस तरह से डिराइव होता है। तो सबसे पहले हम लूप A B D A की बात करते हैं। इस लूप को हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है एक बार रिमाइंड करते हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है कि किसी भी क्लोज लूप में जितने भी सेल्स या बैटरीज लगे हुए हैं उन सब के EMF का सम इक्वल होता है उस लूप में जितने भी रेजिस्टेंसेज या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उन पर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के, समेशन E इज इक्वल टू समेशन V। तो इस लूप नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं ABDA में कि कोई भी EMF सोर्स नहीं लगा हुआ है, इस लूप में कोई भी सेल नहीं लग रहा है, कोई बैटरी नहीं लग रही है, तो समेशन E की वैल्यू तो क्या हो गई 0। और इसमें रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो रेजिस्टेंसेस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम सीरियल वाइज जैसे लूप में फर्दर मूव करेंगे उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू हम लिखते जाएंगे। ओम्स के नियम से वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू IR। अगर हमें रेजिस्टेंस पता है और उस रेजिस्टेंस में से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता है, तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा वो हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लूप A B D A के थ्रू हम मूव करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि पहले हम चलेंगे A टू B देन B टू D देन D टू A। तो सबसे पहले चलते हैं A से B की तरफ। इसमें अब देखो A से B की तरफ चलेंगे तो इस ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वोल्टेज होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है IT, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है P, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया IT इंटू P। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आए B D ब्रांच में, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है IG, रेजिस्टेंस की वैल्यू है G, तो ये हो गया IG इंटू G। फिर हम वापस आए लेकिन ये वाली जो ब्रांच है IGG, इसके बाद में हम इस ब्रांच में DA की तरफ वापस लौटे क्योंकि A पॉइंट पे हमें पहुंचना है, तो DA की तरफ वापस लौटे। तो ये जो R है रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट की वैल्यू तो है I माइनस, करंट की वैल्यू तो है I माइनस IT, और रेजिस्टेंस जो है वो उसकी वैल्यू क्या है R है रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ पर हमने इधर वोल्टेज ड्रॉप प्लस में लिया था लेकिन यहाँ हमने इस वोल्टेज ड्रॉप को माइनस में लिया है, वो इसलिए क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में साइन कन्वेंशन का ये रूल था कि अगर आप किसी ब्रांच में मूव कर रहे हैं लूप में चलने के दौरान, तो अगर उस ब्रांच के अक्रॉस करंट का डायरेक्शन और आपके लूप का मूविंग मोशन का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, तो वहाँ पर आपको वोल्टेज ड्रॉप को माइनस में लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ करंट तो फ्लो हो रहा है A टू D, लेकिन जो लूप हम क्लॉकवाइज इस तरह से चला रहे हैं तो लूप के अकॉर्डिंग आप मूव कर रहे हो D टू A, तो इसलिए करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से हमने वोल्टेज ड्रॉप माइनस में लिया है। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसको हम सॉल्व कर लेंगे फर्दर। सॉल्व क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमने इसको खोला, ओपन किया ITP प्लस IGG, इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हो गया माइनस IR, और फिर ये फर्दर नेक्स्ट टर्म आ जाएगी माइनस माइनस प्लस ITR। तो हम IT वाली टर्म्स एक साथ लिख लेंगे, IG वाली टर्म्स को कॉमन लेके एक साथ लिख लेंगे और I वाली टर्म को कॉमन लेके एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट लूप लेते हैं BCDB। इस लूप में हम अब किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो लगाएंगे BCDB में। तो वही BC ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है IT माइनस IG और रेजिस्टेंस का वैल्यू है Q। फिर ब्रांच S में हम आ गए, ब्रांच S में वही वोल्टेज ड्रॉप माइनस में आएगा क्योंकि लूप का डायरेक्शन आपका ऐसे है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो अपोजिट है दोनों, तो माइनस साइन आया। करंट कितना फ्लो हो रहा है I माइनस IT प्लस IG, इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया S। फिर आप वापस आ गए DB,
ऐसे चलेंगे बी सी, सी टू डी, फिर डी टू बी, फिर ये हो जाएगा डी बी में कितना है वोल्टेज ड्रॉप, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट है आई जी, रेजिस्टेंस है जी, और माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि करंट तो फ्लो हो रहा है बी टू डी की तरफ, लेकिन आप लूप चला रहे हो डी टू बी की तरफ, इसलिए माइनस साइन है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो संतुलन अवस्था में है, बैलेंसिंग कंडीशन में। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब ये है कि पॉइंट बी पे और पॉइंट डी पर विभव का मान पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, इसलिए बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, इसलिए इस बी डी ब्रांच में करंट जो फ्लो होगा वो जीरो होगा। तो जब धारा का मान इसमें शून्य होगा, गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा, तो जो करंट की वैल्यू है गैल्वेनोमीटर में आईजी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो बैलेंसिंग कंडीशन हम यूज़ करें अगर कि आईजी की वैल्यू जीरो है, तो ये कंडीशन हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में और इस इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस करी। तो जहाँ जहाँ आईजी की टर्म आ रही थी वहाँ आईजी की जगह हमने जीरो वैल्यू रिप्लेस कर दी बैलेंसिंग कंडीशन। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया फर्दर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो हमें इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिलेगी। जो आईजी वाली टर्म्स थी वो गायब हो गई, क्योंकि आईजी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिली। I1P इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर और I1Q इज इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस। ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 मिली। आगे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड करेंगे। 3 और 4 को डिवाइड कैसे करेंगे, ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने इस तरह से डिवाइड किया, I1P अपॉन I1Q, इधर I माइनस आई वन अपॉन आर और इंटू आर अपॉन I माइनस आई वन इंटू एस। तो ये I1 से I1 कैंसिल, I माइनस आई वन से I माइनस आई वन कैंसिल, और इस तरह से हमें मिला P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये P Q R S क्या थे, ये चारों ब्रांचेज में रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। यानी एक ब्रांच में अगर रेजिस्टेंसेस का रेशो दूसरी दो ब्रांचेस के रेजिस्टेंसेस के रेशो के इक्वल हो, तो उस स्थिति में आपका जो गैल्वेनोमीटर वाली जो ब्रांच थी, जो मिडिल ब्रांच थी, उसमें करंट की वैल्यू जो होती है IG वो जीरो होती है, और ब्रिज आपका संतुलन अवस्था में होता है, बैलेंस कंडीशन में होता है, और इसे ही हम कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज कहते हैं या संतुलन अवस्था का प्रतिबंध कहते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि दो ब्रांचेस के रेजिस्टेंसेस का रेशो दूसरी दो ब्रांचेस के रेजिस्टेंस के रेशो के इक्वल होना चाहिए। और व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था प्रतिबंध, ये बैलेंसिंग कंडीशन का यूज़ करके ही व्हीटस्टोन ब्रिज का एज एन एप्लीकेशन हम पोटेंशियोमीटर में, मीटर ब्रिज में यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इसका एप्लीकेशन एज अ मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।